जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के YouTube चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज 4 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। तीनों की तीनों एडिटोरियल्स हिंदू में से रहेंगे। तो दोस्तों वैसे तो देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड 2 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे, काफी अब देखिए 1 महीने से ज्यादा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो ये दोनों आर्टिकल्स उसी कंटेक्स्ट में आए हैं। सो ये दोनों आर्टिकल्स आईआर से ओरिएंटेड रहेंगे, जीएस2 का कंपोनेंट है, और एक आर्टिकल इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन या इंडियन सोसाइटी की हम बात करें, ये जीएस1 से ओरिएंटेड है, ये भी हिंदू में आया है। दोस्तों एंड में आपको एक एमसीक्यू दिया जाएगा जो कि प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर में से है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर तो आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं। और उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो जो बच्चे अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप अपनी कोई आपने नोटबुक बनाई हुई है जहां पे आप इनको एक बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, वो ये है कि दोस्तों कि हमने इंडिपेंडेंट कोर्सेज भी अब लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर देखिए वैसा है कि अब देखिए वैसे दोस्तों जितना कंटेंट हम डालते हैं हमारे यूट्यूब के वीडियोस में, तो अगर आप इसको ईमानदारी से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके बेनिफिशियल रहेगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। हमारी कोशिश होती है कि जितना कंटेंट हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके सामने पेश करते रहें। लेकिन उसके बावजूद अगर स्पेसिफिकली और डिटेल में अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी बहुत कमजोर है या आपकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, राइट, एथिक्स आपको लगता है कि उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना, कि एथिक्स से रिलेटेड कोई बुक नहीं मिल रही है, एथिक्स में क्या करें क्या ना करें, या इंटरनल सिक्योरिटी है या इंडियन हिस्ट्री है या इंटरनेशनल रिलेशंस है, सोशल इश्यूज हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज इंडिविजुअली भी आप बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 कोर्सेज ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज पर सब्जेक्ट 6000 रुपीज पर सब्जेक्ट रहेंगे। और इसमें अच्छी बात क्या है कि चलो आपको इसमें पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ के साथ आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो मान लीजिए अगर पॉलिटी गवर्नेंस की हम बात करें, है ना, तो पॉलिटी गवर्नेंस का इंडिविजुअल कोर्स आपने लेना 6000 का, तो आपको इसमें वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, इसमें डेली क्विजेस भी होंगे, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा इसमें सारा का सारा। तो जो भी करंट अफेयर्स भी रहेंगे इन द मंथ ऑफ लेट्स से मार्च अप्रैल में, तो वो पीरियोडिकली आपको आपके साथ जो मंथली करंट अफेयर्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे इसी कोर्स में। तो अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके इसके बारे और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, सीधा इस नंबर पे कॉल करिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और आप इन कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं। आप अगेन आई रिपीट, जितने मर्जी सब्जेक्ट चाहें आप अपने बंडल में डाल सकते हैं, चाहे 1 है, चाहे सारे के सारे हैं, चाहे 2 हैं, तो वो आपकी मर्जी है। चलिए, नाउ हैविंग सेड दैट अपनी डिस्कशन आज की शुरू करते हैं। तो यस, अ यूक्रेन पीस प्लान इज पॉसिबल, रिटन बाय मिस्टर एम.के. नारायणन, हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स इनके हिंदू में आते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, तो इनकी बातें बहुत गंभीरता से पढ़नी चाहिए। देखिए अब रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो है, वैसे तो हमने देखी बहुत कवरेज करी है, हर एक न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई आर्टिकल इसके ऊपर आया होता है ना। आज आर्टिकल ही ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस में भी नहीं अच्छे मिले, तो हिंदू में आर्टिकल्स कुछ 2-3 थे जो अच्छे लगे, जो आज एनालाइज हम कर सकते हैं। अब देखिए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 23-24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, रशिया ने जब इन्वेड किया यूक्रेन को। आज अब देख लीजिए अप्रैल आ चुका है, 4 अप्रैल हो चुकी है, तो देखिए बहुत टाइम अब हो रहा है, ठीक है। अब चाहेंगे तो देखिए अब जितने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, तो कितनी बार क्रिटिसाइज करा गया कि वो क्या कर रही हैं, कि भाई लड़ाई इतनी ज्यादा हो रही है, इसको लड़ाई को रोका क्यों नहीं जा रहा। अब ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है कि यूक्रेन वो न्यूट्रलिटी वाला ऑप्शन फॉलो करे, जैसे स्विट्जरलैंड ने किया है या जैसे ऑस्ट्रिया ने किया है, कि वो जो फिनलैंडाइजेशन हम कहते हैं कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, कि भाई अगर रशिया को प्रॉब्लम है कि यूक्रेन अगर नेटो के फोल्ड में आ रहा है, तो यूक्रेन इस बात की श्योरिटी दे दे कि ठीक है भाई मैं नेटो के फोल्ड में नहीं जाऊंगा, ना मैं प्रो रशिया ना मैं प्रो नेटो। तो चलो ये बातें तो एक्सप्लोर करी जा रही है। लेकिन यहां पे एम.के. नारायणन ये कह रहे हैं कि कहीं यूक्रेन को एक बहाना ढूंढ के ये जो लड़ाई चल रही है, कहीं यूक्रेन एक प्रॉक्सी, तो ये प्रॉक्सी वॉर तो नहीं हो रहा बिटवीन रशिया एंड द नेटो एंड द वेस्ट एंड द वेस्टर्न ब्लॉक। तो देखिए अमेरिका के लिए तो अच्छी बात यह है कि यहां पे नेटो ने फिर से अपने आप को एक रीइन्विगरेट किया है, ठीक है, फिर से एक रीजुवेनेशन ऑफ नेटो मिल रहा है। बहुत सालों से हम कितनी बार ये बात हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि नेटो को एक फेल्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर माना जा रहा था, कि नेटो में वो बात नहीं थी जो आज से 50 साल पहले थी, ठीक है, नेटो में वो स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही थी जो किसी जमाने में देखने को मिलती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हम हमेशा, अमेरिका हमेशा चेक काट के क्यों दे कि भाई जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोपियन अफेयर्स की जो यूरोपियन सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उसमें अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हो,
यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को सक्षम करें अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए समहाउ। लेकिन अभी ये मौका मिला है कि नेटो को एक बूस्ट मिला है, तो इसके लिए अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका जो कि बहुत लंबे समय से, जो देखिए नेटो की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बहुत टाइम से बनी हुई थी, तो आज अब अमेरिका इस बात से खुश है कि नेटो को एक फिर से मौका मिला है कि कैसे उसको फिर से रेलेवेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चलो नेटो हो रहा है, रिवाइव हो रहा है, अमेरिका फिर से ये सब बातें कर रहा है, लेकिन अभी तक सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो अमेरिका है या जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको और चैलेंज कर रहे हैं कि भाई और आप जाके चैलेंज करके आप रशिया के प्रेसिडेंट को भी चैलेंज कीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं लग रहा, ऐसा देखने को क्यों नहीं आ रहा कि वो ज़ेलेंस्की को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, To an outsider, it looks as if Ukraine has become a pawn in the hands of the West or in the power game between the West and the Russia. नाउ ये मौका है, सीज द चांस। देखिए इससे पहले देर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करके ये जो क्राइसिस अभी हो रहा है हमारे सामने, इसको थोड़ा रिजॉल्व कर सकें। देखिए अब रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन तो अपने आप को अल्फा मेल कहते हैं, सिग्मा मेल कहते हैं। ठीक है, वो तो कहते हैं कि अब ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करना कि व्लादिमीर पुतिन रिग्रेट या अफसोस प्रकट करेंगे, इतने सारे जो लोग वहां पे मारे जा रहे हैं यूक्रेन में, तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। लेकिन प्रेशर रशिया के ऊपर डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कैसे रियलिस्टिक वे में नेगोशिएशंस यूक्रेन के साथ फिर से शुरू करी जा सकती हैं। ठीक है, सिर्फ सैंक्शन लगा, देखिए बार बार हमने ये बात करी है, सिर्फ सैंक्शंस लगा देने से रशिया नहीं पीछे हटने वाला। ठीक है, तो द क्राइंग नीड टुडे, एम के नारायण कह रहे हैं दैट द क्राइंग नीड टुडे इज फॉर अ पीस प्लान। ठीक है, विच इवन इफ इट डज नॉट फुली सैटिस्फाई, अगर एक पीस प्लान लेके तो आओ, कोई ऐसा नेगोशिएशन करो तो सही। बेशक वो पूरी की पूरी कंडीशंस को नहीं सैटिस्फाई करता जो रशिया की है या यूक्रेन की है या चाहे अमेरिका की भी, लेकिन कोई ना कोई प्लान तो, कोई देखिए कोई ना कोई तो आगे फॉरवर्ड आए, कोई ना कोई पीस प्लान तो सामने लेके आए। बट एटलीस्ट अगर एक पीस प्लान अगर हमारे सामने आता है, ठीक है, एटलीस्ट दैट विल इंश्योर अ सेसेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज एंड प्रिवेंट कि ये जो कंफ्लिक्ट है और ज्यादा इनगल्फ ना हो। द यूज ऑफ सैंक्शंस, रघुराम राजन का यह कहना है कि जो सैंक्शंस लगाने का जो बिजनेस है, सैंक्शंस आर नो लेस देन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रघुराम राजन ने बोला कि न्यूक्लियर बम्स को तो छोड़ो, जो आज के टाइम पे जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं दे आर ऑल्सो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अमेरिका का ये जो ऑब्सेशन है या जो वेस्टर्न देशों का जो ऑब्सेशन है कि रशिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगा दिए, उसकी इकोनॉमी को हम क्रिपल डाउन कर देंगे, अब जर्मनी, फ्रांस, ये सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज गैस नहीं इंपोर्ट कर पाएंगे रशिया से। देखिए एक बात मैं बार बार कहता रहता हूं कि आज रातों रात नहीं होने वाला कि रशिया के जर्मनी या फ्रांस कतर से या अमेरिका से गैस इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने बात बहुत बार डिस्कस करी है। ठीक है, अब ज्यूरी स्टिल आउट। देखिए अभी ये बात अभी आने वाले कुछ 6 महीनों में पता लगेगी कि क्या वाकई में सैंक्शंस का इंपैक्ट रशियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। ठीक है, द शॉर्ट पॉइंट इज दैट इकोनॉमिक सैंक्शंस व्हाइल सीमिंगली एन एक्सीलेंट ऑप्शन, कि चलो ठीक है अगर हमने किसी कंट्री को थोड़ा हमने चैलेंज करना है, थोड़ा अगर हमने साइकोलॉजिकली चैलेंज करना है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दो, चाहे नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाया, जैसे ईरान के ऊपर लगाया। लेकिन ये रशिया है, क्या इससे वाकई में रशिया रिट्रीट बैक करेगा? देखिए सैंक्शंस लगाने के बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खास करके लो इनकम कंट्रीज के लिए। कमोडिटी प्राइसेस को देखिए कितने ज्यादा हाई हो गए हैं, गैस, ऑयल। तो अगर आज हमको अगर बेशक रूबल में ट्रेड करके अगर तेल सस्ते दाम में मिलता है, अभी सर्गे लावरोव आए थे ना पीछे इंडिया, तो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ने क्या, हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला कि ठीक है यार कि अगर हमको मिलता है वहां से तेल, अगर सस्ते दाम में मिलता है तो हम लेंगे, व्हाई नॉट। देखिए आफ्टर ऑल हमने अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज देखनी है, अभी हम पैंडेमिक से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात हो रही है। तो ये जो सैंक्शंस लगाने का जो बिजनेस है दैट कैन हर्ट स्पेशली द लो इनकम कंट्रीज। बिकॉज देखिए आज के टाइम पे ट्रेड को और इकोनॉमीज को डीकपल करना, फिर वो ग्लोबलाइजेशन वाली बात आ जाती है ना, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इकोनॉमीज को डीकपल कर दीजिए। तो आज कोई घटना सीरिया में हो रही है, चाहे फिलीपींस में हो रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, चाहे नॉर्थ कोरिया में, चाहे यूक्रेन में, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया को पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह आती है, देखिए जो बाइडेन ने पहले तो बहुत कहा था ये फरवरी 24 से पहले कि व्लादिमीर पुतिन इन्वेड करने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन इन्वेड करने वाले हैं। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, उन्होंने इन्वेड करना था नहीं करना था ये तो चलो उनकी अपनी रणनीति थी व्लादिमीर पुतिन की, लेकिन ऐसे बार बार प्रोवोक करने से क्या मिलने वाला है? अब सर्गे लावरोव ने एक बार बोला है कि भाई अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर वॉर होगा, ये एक बार उन्होंने बात कह दी। ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल वो भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, ऐसे तो वो भी न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं ऐसे मारेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ऐसे वो भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि बार बार जो व्लादिमीर पुतिन को प्रोवोक किया जा रहा है, जो वेस्टर्न पावर्स बार बार प्रोवोकेशन कर रहे हैं कि भाई रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगा, इससे क्या साबित होने वाला है? ठीक है, कोई एविडेंस है कि रशिया वाकई में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला है?
ठीक है, देखिए डेफिनेटली अभी जो करंट क्राइसिस रशिया यूक्रेन का चल रहा है दैट विल डेफिनेटली रीशेप द वर्ल्ड एनर्जी मैप एज वेल, बिकॉज सी रशिया, बहुत सारी कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है उसके गैस रिजर्व्स के लिए, कोल के लिए, ऑयल के लिए। तो डेफिनेटली अगर ये जो लड़ाई चल रही है अगर बहुत लंबे समय तक चलेगी तो डेफिनेटली वी विल सी अ रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी मैप एज वेल। चलिए अगला आर्टिकल, प्लेइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेम, दिस इज रिटन बाय हैप्पीमैन जेकब, ये भी हिंदू में आया है। देखिए हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस करा है। आई एम श्योर अगर आप एडिटोरियल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, खास करके रशिया यूक्रेन क्राइसिस को हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। तो हम कहते हैं कि जी हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि जी हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, ठीक है, रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में वो गलत कर रहा है, अग्रेशन उसका रशिया का गलत है, लेकिन हम किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि रशिया जो कर रहा है गलत कर रहा है। रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रशिया के साथ, तो हम रशिया के खिलाफ नहीं जाने वाले। ऑल्दो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि इस क्राइसिस को एमिकेबली, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। अब किसी जमाने में हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते थे, यानी कि नेहरू जी कहते थे देखो अभी हम नए नए आजाद हुए हैं, तो अभी हम ये कोल्ड वॉर के चक्कर में जाके हम ना अमेरिका के साथ, हम अमेरिका के कैंप में जाएंगे ना यूएसएसआर के कैंप में जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे चाहे अमेरिका से हमको मदद मांगनी हो चाहे यूएसएसआर से मांगनी हो, मदद दोनों से मांगेंगे हमारी अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज के टाइम पे कैसे रेलेवेंट है? आज के टाइम पे दोस्तों देखिए पिछले 10 दिनों में कितने सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, देखिए अब जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हो, मेक्सिको के प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, आपके रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गे लावरोव हो, अमेरिका के डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये इतने बड़े बड़े लीडर्स इंडिया आ रहे हैं पिछले 10 दिनों से। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ये सभी लीडर्स कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, ये सभी देश कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कैसे इंडिया को हम अपनी तरफ कर सकें अमिड्स द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब देखिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा अपना स्टैंड है। हम बार बार कहते रहते हैं कि भी देखो कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है। अब हम यूरोप में तो नहीं रह रहे हैं, ठीक है, इवन दो जो सॉफ्ट वैल्यूज हैं, जो ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ये वैल्यूज हम हमारे लिए भी बहुत प्यारी हैं, हम इन वैल्यूज को बहुत डियर होल्ड करते हैं, लेकिन हम यूरोप में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। वी आर अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री, हमारी नीड्स और हैं, तो हम इतना ज्यादा अलायंस नहीं दिखा सकते अमेरिका के साथ या जर्मनी के साथ या फ्रांस के साथ, ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, ठीक है। आवर हार्ट गोज आउट फॉर द इनोसेंट सिविलियंस डाइंग इन यूक्रेन। बट आज के टाइम पे ये कहना कि भी हम रशिया को कंडेम करें, बिल्कुल टोटली वो नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी अनफेयर फॉर दीज कंट्रीज, फॉर द वेस्टर्न ब्लॉक टू आस्क इंडिया कि भाई आप भी हमारी सपोर्ट करो, आप भी रशिया के अगेंस्ट बातें बोलो। इट इज वेरी अनफेयर फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अभी देखिए 2 साल कितनी हमने महामारी देखी, ठीक है, कितनी हमने बेरोजगारी देखी, कितने सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अब आज के टाइम पे देखिए तेल के दाम देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में कितने महंगे हो गए थे, खास करके जब लड़ाई शुरू हुई थी। तो अगर आज के टाइम पे हमको रशिया डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल दे रहा है, चाहे हम रुपी और रूबल ट्रेड करें, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अमेरिका को या जर्मनी को या फ्रांस को। हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं। बहुत सारे वेस्टर्न देशों का यह कहना है कि भाई तो क्या हो गया, इंडिया थोड़ी सी इकोनॉमिक पेन और नहीं सह सकता, कि इंडिया तो जो लैंड ऑफ गांधी है, बुद्धा है, अशोका है, तो व्हाई कांट इंडिया सफर सम इकोनॉमिक पेन। तो यहां पे बात यह आती है कि हमारी, देखिए हम बात करते हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर बने, हम अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करें, लेकिन आज नहीं होने वाला ये काम, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। ये बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसको टाइम लगता है, 10-15 साल लगते हैं। और आज के टाइम पे जिस तरह के नेबरहुड में हम रहते हैं, वोलेटाइल नेबरहुड है, पाकिस्तान, चाइना, न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड है, तो हमको जरूरत है अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट की, जो कि हमको रशिया प्रोवाइड कर रहा है कितने सालों से। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स यहां पे क्या आते हैं, खास करके जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है ना, ये डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इंडिया को ये फैसला करना चाहिए कि भाई वो कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को कि नॉन डेमोक्रेसी को। तो हम ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि अमेरिका ने जब इराक को इन्वेड किया था तो वहां पर तो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी की बात तो नहीं आती थी ना, ठीक है। हमने तो कंडेम नहीं किया था जब अमेरिका ने इन्वेड किया था इराक के ऊपर, ठीक है। ये कहा था कि भी इराक जो सदाम हुसैन है उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो और बात है कि वो पाए नहीं गए थे, ठीक है, वो और बात है। चलो हाँ, लेकिन हमने सपोर्ट किया जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने लॉन्च किया था, अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, तब हमने तो नहीं कंडेम किया ना अमेरिका की इन्वेजन को। दिस आर्ग्यूमेंट के डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी, ये बहुत इररिलेवेंट है, ठीक है ना। ये इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट है, दिस कैन प्लंज द इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू अनदर नीडलेस आइडियोलॉजिकल राइवलरी। देखिए याद करिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी जब गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हम फैशिस्ट जर्मनी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन चलो ब्रिटेन
ब्रिटिश है, अभी हम ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं। बेशक डेमोक्रेसी का मतलब तो ब्रिटिशर्स को भी नहीं पता, कितने टाइम से वो हमको भी रूल कर रहे हैं, कितने टाइम से हमको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन हम फैशिस्ट जर्मनी की साइड नहीं लेंगे। अब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं ये कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में तो गांधी जी ने भी हिटलर की साइड नहीं लिया था, डेमोक्रेसी के साइड पे थे, ब्रिटिशर्स के साइड पे थे, तो आज आप पुतिन की साइड पे क्यों हैं? ठीक है, तो पुतिन तो एक नियो नाजी है, अब इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन ये डिबेट बहुत इररिलेवेंट है, ये डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी की बात नहीं आती, यहां पे अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है ना। अब फिर एक आर्गुमेंट आता है कि अच्छा आज के टाइम पे तो इंडिया रशिया को कंडेम नहीं कर रहा, कल को देखना, यानी कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि कल को देखना रशिया चाइना को चूज करेगा एज कंपेयर टू इंडिया, तो यानी कि रशिया इंडिया की मदद नहीं करने वाला। चलो हो सकता है, कल को हो सकता है, आज के टाइम पे रशिया चाइना की दोस्ती बहुत गहरी है, रशिया को इस बात से भी प्रॉब्लम है बाय द वे कि हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत गहरी है। हो सकता है कल को, हो सकता है कि अगर इंडिया चाइना की लड़ाई हो, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल तो नहीं होती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आज तो अच्छे दोस्त हैं कल को दुश्मन भी बन जाएंगे, ठीक है, हो सकता है। दिस आर्गुमेंट इज नॉट विदाउट मेरिट, लेकिन एटलीस्ट रशिया मे नॉट हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना इन द लॉन्गर रन, लेकिन Having said that, can we afford to be unfriendly towards Russia? देखिए टुवर्ड्स चाइना तो हम अनफ्रेंडली हैं, चाइना के साथ तो हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। अब हम क्या करें? रशिया के साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान की भी कोशिश रही है रशिया के साथ अपने संबंध अच्छे करने के लिए, ठीक है, चाइना के तो बहुत अच्छे रिलेशन रशिया के साथ, तो हम ये तो नहीं चाहते ना कि हम अपने टर्म्स रशिया के साथ अनफ्रेंडली कर रहे हैं, वो भी किसके कारण? अमेरिका के प्रेशर के कारण या जर्मनी के प्रेशर के कारण, वो हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दिस आर्ग्यूमेंट ऑल्सो इंप्लाइज दैट कि चलो आज के टाइम पे अगर हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को अमेरिका इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, कल को अगर इंडिया चाइना का झगड़ा हो जाता है, ये भी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो अटेंशन है ये अब हम बार बार डिस्कस भी करते रहते हैं कि इंडो पैसिफिक से डाइवर्ट होके आपके यूरोप में जा रही है। could be that is also a possibility कि कल को अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट ना करे। लेकिन एक बात है जो इंडिया और अमेरिका के बीच में कॉमन है, वो ये है कि अमेरिका ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि जो सेकंड सिग्निफिकेंट पोल है ना, कि जो आज के टाइम पे जो नया बायपोलर कॉन्टेस्ट है ना, वो अमेरिका और चाइना के बीच में है। तो चाइना भी अमेरिका के लिए उतनी ही सिरदर्दी है जितनी इंडिया के लिए है। शायद अमेरिका के लिए चाइना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। इस करके हो ना हो आने वाले समय में, चाहे आज अमेरिका नाराज है कि हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका इंडिया का साथ देगा चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहां पे इंडिया को स्विंग स्टेट कहा जा रहा है। देखिए इतने सारे बड़े बड़े मंत्री, इतने सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं डिफरेंट कंट्री से इंडिया आ रहे हैं, दैट शोज कि हर कोई चाह रहा है कि कैसे वो अपने साइड पे इंडिया को कर सके, ठीक है, कैसे वो आइडियोलॉजिकली इंडिया को अपने साइड ओरिएंट कर सके, ठीक है। अभी आज के टाइम पे तो इंडिया इज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्विंग स्टेट, यानी कि अगर इंडिया यानी कि इंडिया कहां पे किस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है तो उस कंट्री का पलड़ा ज्यादा भारी हो रहा है, ठीक है। इवन चाइना, देखिए चाइना की बात करें हम, अगर हम बात करें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की, वो भी पीछे इंडिया आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चलो बिजनेस एज यूजुअल रखते हैं, भूलो पुरानी बातें, जो भी पुरानी बातें हो गई कोई बात नहीं, जो 2020 से पहले चलता आ रहा था इंडिया चाइना के बीच में हम वैसे ही करते हैं। लेकिन हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ने, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि ऐसे नहीं होने वाला, यारी दोस्ती अपनी तरफ है, यारी दोस्ती हम बिल्कुल बना के रखेंगे, लेकिन पहले जो हमारे जो बाउंड्री इश्यूज हैं पहले हम उसको रिजॉल्व करते हैं, बाद में यारी दोस्ती की बात करेंगे। तो चाइना को तो लग रहा है कि देखो अमेरिका रिट्रीट में है, अमेरिका ने अपने आप को अफगानिस्तान से भी विड्रॉ कर लिया, ये यूक्रेन की लड़ाई के चलते इंडिया भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को लग रहा है कि उसका मोमेंट है कि कैसे वो ग्लोबल लीडरशिप क्लेम कर सकता है। तो हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस लड़ाई में। अब अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है कि इंडिया के साथ, देखिए पिछले 20 सालों में काफी अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए हैं, तो अमेरिका नहीं चाहता कि वो रिलेशंस खराब हो, ठीक है। हमने सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील देखा बिटवीन जॉर्ज बुश एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये सब जो डिसीजंस पिछले 20 साल में हुए, हम ट्रेड की बात करते हैं, कितना ट्रेड बढ़ा है इंडिया अमेरिका के बीच में, तो हमारे टाइज भी बहुत लंबे अरसे से, देख अमेरिका के साथ इतने अच्छे टाइज नहीं थे हमारे। अगर हम 1991 से लेके 2000 अर्ली 2000s की बात करें तो इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे। लेकिन अमेरिका भी चाहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने करी है हमारे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में पिछले 20 सालों में, उसको कैपिटलाइज कर सके, ठीक है। नाउ बाय रिफ्यूजिंग टू फुली अलाइ विद ईदर साइड एंड येट मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद बोथ, न्यू दिल्ली मे हैव फाइनली एक्सपेरिमेंटेड विद द tenets of strategic autonomy,
देखिए बात ध्यान से इसको पढ़िए, फाइनली एक्सपेरिमेंटेड। तो बहुत लंबे अरसे से हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात तो करते आ रहे थे, लेकिन उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या हुआ कि हमने किसी भी, ना अमेरिका को ना रशिया को, तो कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट तो रेलेवेंट ही हुई ना। अभी भी हम बार बार कहते रहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट रेलेवेंट है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट की रेलेवेंस अब देखने को मिल ही रही है। तो कुछ डिफरेंस है नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में। तो बात तो वही आ गई कि हम किसी भी कंट्री को, चाहे अमेरिका है, चाहे जर्मनी है, चाहे रशिया है, किसी भी कंट्री को हम फुली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि वो हमारा परमानेंट अलाय है, ठीक है। एट द सेम टाइम हम अपने संबंध भी, चाहे रशिया है चाहे अमेरिका है, खराब नहीं करना चाहते हैं। चलिए, तो वे फॉरवर्ड, प्रोबेबली व्हेन द यूक्रेन वॉर इज डन एंड डस्टेड, हो सकता है कि ये जो चार्म है आज इंडिया का स्विंग स्टेट होने का, हो सकता है कि इंडिया की पोजीशन ना हो, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट जो बहुत ज्यादा जो रश देखने को मिल रहा है दिल्ली में ऑफ बीइंग अ स्विंग स्टेट इज कोटेड बाय वेरियस पावरफुल सूटर्स व्हिच माइट इवेंचुअली फेड अवे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी लाइन मेरे को इस आर्टिकल में लगी, जो यहां पे मैंने रेड में बोल्ड करा हुआ है, जियोपॉलिटिकल चॉइसेस आर ऑलमोस्ट नेवर ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं होते, यानी कि जो चीज होती है वो दिखती नहीं है और जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, ठीक है। नॉर आर दे ऑलवेज रेडिली अवेलेबल। तो इमर्जिंग, देखिए जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसके हिसाब से हमारे सामने ऑप्शंस क्या हैं, हमको वो इनोवेटिव तरीके से ऑप्शंस इवॉल्व करने पड़ते हैं, तभी तो फॉरेन पॉलिसी का बेनिफिट होगा, ठीक है। नाउ समटाइम्स देयरफॉर स्टेट्स मस्ट proactively try to shape the environment to generate new options। अगर आज हमारे पास वो चार्म है स्विंग स्टेट, अगर आज ये बहुत सारे देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, इतने देशों के जो हमारे पास आ रहे हैं कि कैसे हम इंडिया को अपनी तरफ कर सकें, कैसे इंडिया को अपनी तरफ ल्योर कर सकें, ये आज हमारे पास चार्म है। हम चाहेंगे कि कल को भी हो। अब देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो इनएविटेबल, तो ये तो नहीं कि बहुत लंबे अरसे तक चलती रहेगी, कभी ना कभी खत्म होगी। तो लेकिन इस चार्म को कैसे हम कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रख सकते हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज रहेगा। चलिए लास्ट एडिटोरियल आज का, अ फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स अ रिग्रेसिव एक्सेप्शन। दोस्तों यहां पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप है उसकी यहां पे बात करी जा रही है। तो यहां पे केस सामने आया है ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ था, इसका जो वर्डिक्ट था दिस वाज अनाउंस्ड बाय जस्टिस एम नागा प्रसन्ना ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट रिसेंटली ऑन मार्च 23, 2022। ये जो जजमेंट था इसमें क्या था, दिस जजमेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ अ यूनिक केस जहां पे एक औरत ने अपने पति के अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ रेप फाइल करी थी, ठीक है। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस कंप्लेंट को रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 376। देखिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक ये केस चल रहा है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटिशन डली हुई है, अभी उसकी जजमेंट आनी बाकी है कि जो सेक्शन 375 है, अगर हम मैरिटल रेप की बात करें कि उसको क्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए कि डीक्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। सरकार की माने तो सरकार का ये व्यू पॉइंट था कि इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखना चाहिए ताकि कंफ्लिक्ट अराइज ना हो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है। अब ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अब अगर हम इस केस की बात करें तो पुलिस ने जो कंप्लेंट थी मैरिटल रेप की, तो पुलिस ने कंप्लीट सेक्शन 376 ऑफ रेप के तहत ये कंप्लेंट लॉन्च करी ऑफ द वुमन हु हैड फाइल्ड दिस कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड। द हस्बैंड हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन कि भाई ये जो मेरे ऊपर केस सेक्शन 376 के तहत लगाया गया है, तो सेशंस कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी हस्बैंड ने कि इसको ड्रॉप ऑफ किया जाए, ठीक है। दिस ऑल्सो लेड टू द हस्बैंड अप्रोचिंग द हाई कोर्ट कि भाई जो मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो फाइल करी गई है मेरे वाइफ के द्वारा, उसको क्वैश किया जाए कि मैं उसका हस्बैंड हूं तो मैंने ऐसा क्राइम नहीं करा। अब देखिए यहां पर एक बात आ जाती है, ये फार रीचिंग जजमेंट क्यों है। देखिए यहां पे जस्टिस नागा प्रसन्ना का यह कहना है कि जो हस्बैंड ने जो पिटिशन डाली थी हाई कोर्ट में कि जो मेरे अगेंस्ट जो रेप चार्जेस मेरी वाइफ ने फाइल करे हैं उसको ड्रॉप ऑफ करो, तो जस्टिस नागा प्रसन्ना ने कहा कि नहीं, ये चार्जेस क्वैश ऑफ नहीं होंगे। उन्होंने ये बोला दैट बीइंग अ हस्बैंड ही हेल्ड that if a man being a husband is exempted for his acts of sexual assault, this would destroy the woman's right to equality, just because कि अगर आप मैरिड हैं doesn't mean कि आप अपनी वाइफ की लिबर्टी को या उसकी प्राइवेसी को या उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट ना करें, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एंड ग्रांट्स इक्वल स्टेटस टू वुमेन एज वेल, ठीक है। तो हाउएवर द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप इन द आईपीसी अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इट शुड नॉट बी कि वाइफ को एज अ सबऑर्डिनेट आप ट्रीट करो टू द हस्बैंड, तो वो तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान कहता है कि जो मैरिज है दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ इक्वल्स एंड डज नॉट इन एनी सेंस डिपिक्ट वुमेन के वुमेन, कॉन्स्टिट्यूशन में बात कहीं नहीं लिखी हुई कि जो वुमेन है चाहे उनकी शादी भी हो जाए कि वो आदमियों के सबऑर्डिनेट रहेंगे या उनसे इंफीरियर होंगे, ऐसी बात संविधान में नहीं लिखी गई है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्लियर जजमेंट्स की अगर हम बात माने, देखिए तो इस जजमेंट में जस्टिस नागा प्रसन्ना ने एक बहुत कैटेगोरिकल बात कही, उनको मैं कोट कर रहा हूं, अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, रेप इज रेप, बी इट परफॉर्म्ड बाय द मैन द हस्बैंड ऑन द वुमन द वाइफ,
ठीक है। तो यानी कि यहां पे औरत की जो अपनी प्रिवेसी है, उसकी जो डिग्निटी है, राइट ओवर हर बॉडी है, उस राइट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। Justice Nagar Prasanna held that the exemption of the husband on committal of such assault, rape cannot be so absolute that उसको लाइसेंस मिल जाए कि वो कभी भी चाहे इस तरह का क्राइम कमिट कर सकता है, बेशक वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट ही ऐसा कमिट कर रहा हो। तो ओनली बिकॉज कि आपकी शादी हो गई है, आप वेडिड हैं, डजंट गिव यू द लाइसेंस कि आप इस तरह का क्राइम अगेंस्ट योर वाइफ कर सकें। ठीक है। अब यहां पे एक जजमेंट की बात आती है। देखिए, एक चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक पिटिशन फाइल करी थी। ठीक है। अब ये जो केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, यहां पे क्या हुआ? देखिए, यहां पे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस की बात आती है। अगर हम मैरिटल रेप की बात करें तो सेक्शन 375 में उसमें यह है कि अगर 18 साल से कम की अगर किसी लड़की के साथ अगर आपकी शादी हुई है तो अब वहां पे जो मैरिटल रेप होगा वो क्राइम नहीं माना जाएगा, वो डीक्रिमिनलाइज माना जाता है। अब इस जजमेंट के चलते, जो ये जजमेंट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको थोड़ा डाइल्यूट करा और ये कहा, रिमूव द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप टू अ वाइफ नॉट बिलो 15 ईयर्स बट बिलो 18 ईयर्स। लेकिन जस्टिस मदन बी लोकुर ने ये बोला कि औरत की उम्र जितनी मर्जी हो, चाहे वो 15 साल है, चाहे वो 18 साल है, चाहे वो 21 साल है, रेप होता है। अ रेप दैट एक्चुअली अकर्स कैन नॉट लेजिस्लेटिवली बी सिंपली वॉश्ड अवे, उम्र बढ़ाने से या घटाने से या कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेके आने से। द कोर्ट हेल्ड दैट अ गर्ल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कमोडिटी, एज अ टॉय, एज एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो से ओवर हर बॉडी। तो अगर उनकी अपनी प्राइवेसी है, उनकी अपनी राइट्स है अपनी बॉडी के ऊपर, तो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, बेशक अगर आपकी शादी भी हो गई हो। नाउ रूट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल की बात करें, देखिए हमारे बहुत सारे जो कानून हैं वो यूके से उठाए गए हैं। ठीक है। अगर अब देखिए किसी जमाने में ये कंसेप्ट था दैट बाय मैरिज अ वुमन हैज टू गिव अप ऑल हर बॉडी राइट्स एंड ओबे टू हर हस्बैंड, कि जो हस्बैंड ने कहा वही सही होगा, एंड वाज एक्सेप्टेड एज एन एंड्यूरिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ। तो ये ब्रिटिश की अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे हमारे जो कानून की प्रोविजंस हैं वो यूके से उठाए गए, ब्रिटेन से उठाए गए, तो ये ब्रिटेन के कानून में भी था। ड्यू टू विच अ हस्बैंड कुड नॉट बी गिल्टी ऑफ रेपिंग हिज वाइफ, कि भी जो औरत है वो कमोडिटी है, यानी कि उस पुराने कानून के हिसाब से कि जो औरत है दैट इज लाइक अ कमोडिटी टू द हस्बैंड, तो इस करके हस्बैंड कुड नॉट बी गिल्टी फॉर रेपिंग हिज वाइफ। This was therefore translated into criminal codes, including the Indian Penal Code, which India adopted. तो सेक्शन 375 में, जो कि अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं करता मैरिटल रेप को। ठीक है। यूके में 1991 में एक्सेप्शन टू द मैरिटल रेप वाज डन अवे विद। ये आज से 30-31 साल पुरानी बात है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उन्होंने ये बोला कि वेयर द कॉमन लॉ रूल no longer even remotely represents कि what is the true position of the wife in present day society। तो आज 30 साल के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी एक सिमिलर व्यू लिया है। ठीक है, कि भी एक कोर्ट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ड्यूटी है कि कैसे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो प्रॉब्लम्स औरतों को फेस करने को मिल रही है, तो चाहे आपकी शादी हो गई है तो आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आप अपनी वाइफ के ऊपर कोई टॉर्चर कमिट करें। ठीक है। एंड हेल्ड दैट द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप इन सेक्शन 375 इज अ वेरी वेरी रिग्रेसिव थिंग। चलिए, तो दोस्तों जाने से पहले हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन रहता है तो ये पॉलिटी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। तो पहला, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम एडिटोरियल्स में से तो पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। तो जरूरत है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की। देखिए ये टर्म यहां पे क्यों ऐड किया गया, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी केस चल रहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करा जाए, कि डीक्रिमिनलाइज करा जाए, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अर्ज किया है हाई कोर्ट को कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आप रखिए टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर इशू। तो आपका क्या व्यू है इसमें, आप 250 शब्दों में बताइए। Contemporary Indian diplomacy is a textbook example of swing state that refuses to swing either way। इसको कमेंट करिए, मैंने ये दोनों क्वेश्चन में कमेंट लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे कमेंट करना आपने इसको 250 शब्द में। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, Contemporary Indian diplomacy is a textbook example of a swing state that refuses to swing either way। 250 शब्दों में। चलिए, तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।